ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ ना? सो तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट है ना डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक लेवल पे है ना, अभी मैंने यहाँ तक समझिए करवाया है ना। चलो पहले बेसिक लेवल पे इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर सिग्मा फील्ड है ना, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके। तो अभी तक जो कराया उसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग मीनवाइल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी जैम गेट CSIR नेट ISI ISS इन सब का प्रॉब्लम सीट मैंने ग्रुप में भेजा था ना, यूनिट वाइज। तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें जो डाउट होगा कलेक्ट कीजिए, अभी डिस्कस करेंगे। तो आगे मैं बता ही देता हूँ ये सब है ना, इसकी थ्योरीज एटलीस्ट एक बार बेसिक लेवल पे कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग थोड़े सिग्मा फील्ड, सिग्मा अलजेब्रा, ये सब थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। एंड देन एक्सोमेटिक डेफिनेशन का जो एडवांस डेफिनेशन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से थ्योरी एटलीस्ट कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चंस के लिए जैसे मैंने कहा, गुप्ता कपूर वाली बुक है, उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। उसमें भी कोई डाउट है तो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला पार्ट डिस्कस कर देता हूँ। इतना हमने लास्ट के है ना, जो भी 2-3 क्लासेस हुई उसमें डिस्कस किया है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में ये है, ये जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मेनली ऐसा है कि कोई आपका जो सैम्पल स्पेस है, कोई ज्योमेट्रिक फिगर है मान लीजिए, तो उसमें है ना, मान लीजिए ओमेगा बी सम ज्योमेट्रिक फिगर है ना, लाइक मान लीजिए ऐसा होता कि लेट सैम्पल स्पेस ओमेगा बी इन ज्योमेट्रिक शेप। फॉर एग्जांपल हो सकता है ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, कोन है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो एंड ई बी इट्स सबसेट, मतलब ई बी एन इवेंट है ना, ई बी एन इवेंट so also in some geometric shape। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होता है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज डिफाइंड एज, तो जो प्रोबेबिलिटी होगा तो ये होगा मेजर ऑफ इवेंट ई अपॉन मेजर ऑफ सैम्पल स्पेस ओमेगा। सिंपल ये डेफिनेशन है। अब ये मेजर क्या है? तो जैसे मान लीजिए 1 डायमेंशनल फिगर है, जैसे इंटरवल हो गया, तो उसका शेप होगा लेंथ। 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है ना, इस तरह के जो होंगे शेप, तो उसका जो मेजर होगा एरिया होगा। 3 डायमेंशनल शेप है, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, या कोन है ना, इस तरह से, तो इसका मेजर होगा वॉल्यूम। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस है कि लेट ओमेगा कोई इंटरवल है ना, ए बी है मान लीजिए, एंड ई कोई इवेंट है, जैसे वो इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इंटरवल फॉर एग्जांपल सी डी ले लिया हमने, तो ये कुछ ऐसा मैं बनाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये ए बी इंटरवल है, इसके बीच सी डी है, तो ये ई सबसेट होगा ओमेगा का, है ना, इस तरह से मान लिया।
तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज, है ना, पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, यूनिफॉर्मली, है ना, ऑन इंटरवल ए बी। तो इंटरवल ए बी पे है, तो इसमें क्या होगा, सो व्हाट विल बी देन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। या इसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि मान लीजिए यू सेलेक्ट अ पॉइंट एट रैंडम फ्रॉम द सैम्पल स्पेस जो कि इंटरवल ए बी है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट पॉइंट विल बिलोंग टू द इंटरवल सी डी, मतलब इवेंट ई, ये आपको निकालना है। तो इसमें आपको मेनली अगर मैं वर्ड में लिखना चाहूँ जैसे ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे समझाऊँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलता हूँ कि, तो अभी चलो थियो क्वेश्चन में उसको देखेंगे, अभी जैसे ऐसे ही लिख देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगा, तो यहाँ होगा मेजर ऑफ ई, या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मेजर ऑफ इवेंट ई अपॉन मेजर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब ये इंटरवल है, तो इंटरवल तो वन डायमेंशनल है, लेंथ है, लेंथ वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो इसका जो मेजर होगा वो लेंथ हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ इवेंट ई जो कि वहाँ पे है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल सी डी अपॉन यहाँ आ जाएगा लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी, ये आ जाएगा। तो जब आप इंटरवल का लेंथ निकालेंगे तो डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए, ऐसा आ जाएगा। सो ये है, ये ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कहने मतलब इस तरह से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और दूसरा केस देखिए, जैसे दूसरे केस में ऐसा होता, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ए बी है और इधर कोई पॉइंट सी डी है फॉर एग्जांपल। आप ऐसा लो कि ये आपका सैम्पल स्पेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें कोई भी एक सबसेट आप ले सकते हो इसका, जैसे अगर मैं सैम्पल स्पेस लिखूं, सो ओमेगा आपका ऐसा है, ए बी क्रॉस सी डी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आता है ना। सो इसका मतलब ओमेगा इज सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई सच दैट एक्स इज बिटवीन ए एंड बी एंड वाई इज बिटवीन सी एंड डी। इस तरह से आपका सैम्पल स्पेस जो मैंने कलर किया है ये सैम्पल स्पेस है। अब इसका कोई भी आप इवेंट ले सकते हैं, वो इसके अंदर सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी है। तो जैसे अगर मैं जस्ट एक इवेंट कंसीडर करूं समझाने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ऐसा है, ये ऐसे क्वेश्चन जैसा है। सो लेट्स से ये है फॉर एग्जांपल, सो ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है ना, ये इवेंट ई है, ठीक है। तो ऐसा, सो ठीक है, तो मैं ऐसा कर लिखता हूँ कि लेट एंड ई बी अ ट्रायंगल इनसाइड, ठीक है, ट्रायंगल इनसाइड ओमेगा एज सोन बिलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज सोन। तो ये तो मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं एज सोन। अब मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। सो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वही, क्योंकि अगर दोनों ज्योमेट्रिक शेप में मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आप रैंडम वेरिएबल के सेंस में देखना चाहेंगे तो हम यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर दिस सैम्पल स्पेस। सो क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई की, तो ई का मेजर अपॉन सैम्पल स्पेस का मेजर, ऐसा होगा। सो मेजर ऑफ इवेंट ई अपॉन मेजर ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे जो आपका सैम्पल स्पेस है वो एक रेक्टेंगल है, तो टू डायमेंशनल शेप है, तो इसका जो मेजर होगा वो एरिया होगा। वन डायमेंशनल का लेंथ, टू डायमेंशनल एरिया, थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम। तो मैं जैसे एग्जांपल कुछ ले रहा हूँ समझाने के लिए, तो मेजर ऑफ इवेंट ई क्या होगा, ई तो आपका ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये आप बता सकते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल।
जो येलो कलर से शेड हुआ उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? है ना, यहाँ पे ये सी है और ये डी है। सर 1/2 बी माइनस ए डी माइनस सी। हाँ ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रायंगल है तो इसका है तो हाफ इंटू जो बेस का लेंथ है वो बी माइनस ए होगा, और हाइट जो आपका इसका होगा वो ये जो हाइट है ना डी माइनस सी, ये हो गया अपॉन एरिया ऑफ द सैम्पल स्पेस जो कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, है ना रेक्टेंगल का। तो बेस है बी माइनस ए, हाइट है सी माइनस डी, सो बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी ना, डी माइनस सी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर फाइनली हाफ आ गया। हाफ आ गया ना, देख लीजिए, सो आंसर इज हाफ। यस। तो इससे ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ये सब एग्जांपल्स काइंड ऑफ मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ऐसा समझिए आप, ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तीसरा केस जैसे हो सकता है कि जस्ट ना समझाने के लिए, मान लीजिए कोई हम इस तरह से एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये एक सिलेंडर है। अब होगा क्या, इसको भी सैम्पल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। सो लेट सैम्पल स्पेस बी अ सिलेंडर, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको ऐसा करो कि ये एक्स एक्सिस बना दो, और ये आपका इसको वाई एक्सिस बना दो, और इधर जेड एक्सिस बना दो, ठीक है, समझने के लिए। 3D में अगर दिखाना है तो ऐसा कुछ। सो लेट ओमेगा बी ए सिलेंडर with radius r and height h as shown, ठीक है, and let e be event। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि मान लो मैं इसी बेस पे एक जस्ट मैंने बना दिया, क्या बोलते हैं इसको, कोन, है ना। तो इस तरह से ये कोन है, तो हम लोग कोन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऐसा। तो ये कोन है, इन्वर्टेड कोन हो गया। तो ई बी द, कैसे भी लिखो, इवेंट या ई बी अ कोन इनसाइड सिलेंडर एज सोन, है ना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना। तो वही रेडियस अभी उसके अकॉर्डिंग आपको बताने हैं। तो क्या लगता है क्या एरिया होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ करना होगा। सो यहाँ पे जो मेज़र है दैट विल बी अ वॉल्यूम, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो उसका मेज़र वॉल्यूम होगा। तो आप इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, है ना। सो सिंपल है ये सब। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगा, तो जब आपका सैंपल स्पेस और इवेंट कोई ज्योमेट्रिक फिगर है तो यू कैन अप्लाई ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, एंड ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी सेज मेजर ऑफ इवेंट अपॉन मेजर ऑफ सैंपल स्पेस। मेजर डिपेंड्स ऑन कि वो कैसा ज्योमेट्रिक फिगर है। 1 डायमेंशनल तो मेजर इज लेंथ, 2 डायमेंशनल मेजर इज वॉल्यूम, सॉरी 2 डायमेंशनल मेजर इज एरिया, 3 डायमेंशनल मेजर इज वॉल्यूम, है ना, इस तरह से। सो मेजर ऑफ ई अपॉन मेजर ऑफ ओमेगा। अब आप जानते हैं तो यहाँ जो मेजर है वो होगा 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम, तो आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इस तरीके से। सो जैसे यहाँ था ना एरिया, यहाँ मेजर था, यहाँ जो लिख रहे थे हम, सो यहाँ मेजर का मतलब था एरिया से। सो दिस वाज एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरीके से फाइनल आंसर ये आया था। सो ऐसा यहाँ भी होगा। अब आप लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड यहाँ होता है सीधा पाई आर स्क्वायर एच, ये ना वॉल्यूम कोन का। तो ये कैंसिल होकर फाइनल आंसर 1/3 आ जाएगी। तो ये मैं जस्ट कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया हूँ, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए। सो अब ये तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम में क्या पूछता है, तो एग्जाम में मैं लिखता हूँ क्या पूछता है, देखिए। तो एग्जाम में आपसे ऐसा पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ये 3 एग्जाम्पल था जो क्वेश्चन जैसा ही था, या क्वेश्चन लिखेंगे तो चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा होता है कि लेट 2 पॉइंट्स आर chosen randomly फ्रॉम इंटरवल 0 1। मान लीजिए हमने 2 रैंडम पॉइंट चूज किया इंटरवल 0 1 से। तो क्वेश्चन है, तो इसको आप रैंडम वेरिएबल के अप्रोच से भी कर सकते हैं, और हम लोग अभी ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ट्राई करेंगे। तो 2 पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम इंटरवल 0 1। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ दिस टू नंबर, है ना, सम ऑफ टू नंबर इज लेस देन 1/3। मान लो ये क्वेश्चन है सिंपल। तो आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दो नंबर का जो सम होगा 1/3 से कम होगी। ये ट्राई कीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा होता है कि लेट 2 नंबर्स x एंड y मान लीजिए आर चूजन। तो इसको रैंडम वेरिएबल से भी कर सकते हैं, बिना रैंडम वेरिएबल से हो जाएगा। ठीक है, चूजन यूनिफॉर्मली एंड रैंडमली, या रैंडमली मतलब यूनिफॉर्मली फ्रॉम इंटरवल, मान लीजिए अभी लिख दिया हमने 0 से 3। तो क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस वाई दिस इज लेस देन 1। इस तरह से है मान लीजिए, तो ये निकालना है आपको। फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि लाइक मान लो कोई भी है ना। अभी ऐसे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से बना रहा हूँ क्वेश्चन में, है ना। सो these 2 points divide the interval 0 2 into 3 line segments, है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द probability that those 3 line segments can be considered as 3 sides of a triangle। जैसे इस तरह क्वेश्चंस हैं, तो यू ट्राई एंड टेल अगर कर पाओगे तो। ठीक है, यहाँ भी 2 है, सब में 2 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, है ना। सो वी हैव सेलेक्टेड 2 पॉइंट्स। तो ये आपको ये है ना, जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए बता देता हूँ। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे, अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये सिलेबस है जैम का। तो अभी लास्ट के जो भी 2 3 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है। अभी बेसिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, आगे मैं सिग्मा फील्ड सिग्मा अलजेब्रा सब डिफाइन करूँगा बाद में।
अभी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमने अभी कल डिस्कस किया था, एंड अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये सब अगर आप 9, 10, 11, 12 इन चार जो स्कूल डेज वाली प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ लोगे ना, 9, 10, 11, 12 क्लास के एनसीईआरटी या किसी भी किताब से, अगर आप ये चार जो क्लासेस बताए 9, 10, 11, 12 से प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ लोगे, तो इसका 70-80% पार्ट वहीं का है कंटेंट। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा आपके लिए ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा आएगा, वहाँ आसान था, बट कंटेंट ऑलमोस्ट वही है। कुछ एक दो चीज़ें नहीं है जो बताऊंगा अभी मैं, बाकी कंटेंट वही है। तो थ्योरी आज मैं इजी ख़त्म कर दूंगा, एंड देन क्वेश्चंस अभी अगले 2-3 क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन खुद ही करवा दूंगा डिफरेंट एग्जाम्स के। बट अभी के लिए आप ये ट्राई कीजिए जो क्वेश्चन दे रखे थे ना। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन किया सिंपल, कि अगर सैम्पल स्पेस और इवेंट अगर किसी ज्योमेट्रिक शेप में है जिसका लेंथ एरिया वॉल्यूम अगर निकाला जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई होता है, मेजर ऑफ इवेंट ई अपॉन मेजर ऑफ ओमेगा। बस यहाँ ये है कि पॉइंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए उस ज्योमेट्रिक फिगर पे। और ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है, इसके बेस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, जैसे सैम्पल स्पेस लाइन सेगमेंट है इस तरह से, तो ये सैम्पल स्पेस था, इसके अंदर ये इवेंट था, तो एरी इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया, ये वाइट वाला पूरा सैम्पल स्पेस था, इसके अंदर ट्रायंगल इवेंट था, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये सिलेंडर जो है, ऐसे में और एग्जाम्पल बना सकता था, जैसे मान लीजिए एक, है ना, कि ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ऐसा बनाता चाहता तो, और फिर इसके अंदर कोई स्फेयर ले लो आप चाहो तो वैसा कुछ, वो सब एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, तो वैसा तो वैसे ही आ जाएगा। तो उसी पे कुछ क्वेश्चन ये हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये रैंडम वेरिएबल अप्रोच से भी हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से भी हो जाएगा। सो ज़रूरी है कि एंट्रेंस में आप आंसर निकाल पाओ, क्योंकि वहाँ पे आपसे प्रूफ तो पूछता नहीं है जैम गेट नेट इन एग्जाम्स में ना, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो पूछते नहीं है, तो आपको आंसर निकालना, तो किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल पाओगे क्या, ट्राई करके देखो, कोई भी तरीका आप यूज़ करो। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हैं, अभी आप पीवाई यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा। सर जी, पीवाईक्यू तो ट्राई करे थे, उसमें से तो बस प्रोबेबिलिटी के काफ़ी तो नहीं हो पाए, बिकॉज लेवल तो ज़्यादा ही था। बिकॉज कल आपने जो कराया था हमें डिसजॉइंट वाला भी, उसके भी लाइक क्वेश्चंस टफ ही थे, लाइक कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट फॉर कराऊंगा मी। ना, अभी मैं कराऊंगा, अभी आप शुरू कर रहे हैं ना प्रिपरेशन, तो चीज़ें आपको टफ लगेगी, बिगिनिंग में टफ लगती है ना, फिर धीरे हाँ धीरे, जी। जैसे वैसे ही जैसे आप ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो डे 1 में अगर ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही ना, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कैसे होता है, सेम चीज़ें हैं। तो अभी और शुरू में ट्राई करेंगे तो दिक्कत आएगी, बट जब मैं कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, या आप मुझसे पूछेंगे, जब आप देखेंगे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, देन यू कैन सॉल्व, है ना, स्लोली स्लोली आप सीखेंगे ऐसा। हाँ, क्योंकि मैंने वही पीवाई मतलब पीपी वाले तो इजी थे, लाइक प्रॉब्लम। हाँ, बट ये है कि आप जेन्युइनली पूछना, जो भी आपको डाउट होता है उसको इग्नोर मत करो, आप पूछो, सारे डाउट है सारे पूछो, आप बोलो एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बट आपको बताना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि कितना हेल्प चाहिए आपको, ये है। ठीक है थैंक ना। यू। अब इसको ट्राई करके देखिए आप लोग, फिर मैं करवाता हूँ। सो
ओके, तो 1/18 आया फर्स्ट, फाइन, चलो ट्राई तो किया, ट्राई करके देखिए हो जाएगा, आप ट्राई करेंगे ना। सो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन अभी कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आप? प्रोबेबिलिटी का गुप्ता कबर बुक का एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर सकते हो पहला, बाकी डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको PYQ शॉर्ट में बोलते हैं वो कर सकते हो, जैम, गेट, नेट, ISI, ISS, इसके मैंने शेयर भी किए थे, तो उसको ट्राई कीजिए और फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अभी अगले 2-3 दिन तक प्रॉब्लम क्लास ही चलेगी, थ्योरी आज मैं कंप्लीट कर दूंगा इसका। तो जो भी डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन हो गए या प्रोबेबिलिटी वाले हो गए, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोबेबिलिटी दोनों। चलिए, तो जैसे जो प्रॉब्लम सीट मैंने ग्रुप में, जैसे नए बच्चों को नहीं पता होगा ना, जैसे ये सब मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना, तो ये जैसे टॉपिक वाइज सेपरेटेड है, तो ये सॉल्व करना है। जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन 2005 से 2026 तक के हैं, तो इसको बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो।
तो ये अभी देखेंगे हम लोग। तो ये है जैसे, तो इनिशियली आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि PYQ से एक लेवल होता है ना। सो जो थोड़े ठीक ठाक पढ़े हैं उनको पता है, और भी है ना बहुत सारे ऐसे हैं। ये जैसे जैम का था, इसमें ये CUET वाला होगा। तो ये सब CUET के हैं, 21 से 25 स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव और प्रोबेबिलिटी दोनों है इसमें। और ऐसे डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जैसे। और तो ये सब ग्रुप में मैंने पहले भेजा है, और ड्राइव में एक फोल्डर है PYQ जैम यूनिट वाइज, उसमें मिल जाएगा आपको ये भी, है ना। ये जैसे जैम गेट का इसमें कंबाइंड है ना, जैम गेट दोनों है इसमें। तो ऐसा है, और भी डिफरेंट एग्जाम के जैसे और होंगे इसमें। आई थिंक CSR नेट का या ISI का होगा, तो ये ISI MSTAT का होगा। तो ये ISI MSTAT के जो भी PYQs हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है 13 से 225 तक। और अच्छा, ये तो सेम ही है ना ISI MSTAT वाले। तो और दूसरा जो है ये ISS के क्वेश्चन, लेकिन इस रैंडम वेरिएबल के साथ है। तो इसमें रैंडम वेरिएबल भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, दोनों एक साथ इन्होंने वो कर दिए हैं। तो ये सब मोस्टली रैंडम वेरिएबल के ही क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये सब रैंडम वेरिएबल के ही हैं क्वेश्चन ज़्यादातर। तो ये रैंडम वेरिएबल के साथ का है ना। जैसे ये है, तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी पे होगा। तो ये रैंडम वेरिएबल भी इसमें साथ में इन्होंने बना दिया है। एंड देन एक और नेट का होगा। तो ये सब इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इनफ है। इसमें फिर बहुत सारे में डाउट भी होगा आपको, तो उसको टिक करके रख लो। नेक्स्ट टाइम यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, फिर थोड़ा मतलब उसके नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो है ना। मतलब फर्स्ट टाइम जो हो गया वो तो हर बार हो जाएगा, तो यू डोंट फोकस सेकेंड टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। आप सेकेंड टाइम उन क्वेश्चन में फोकस करो जो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। थर्ड टाइम उस पर फोकस करो जो सेकेंड टाइम भी नहीं हुआ था, एंड सो ऑन। इससे फिल्टर होता चला जाएगा आपके डाउट्स, ये है। तो ये सब कर लोगे, इतने क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इनफ है। ये ग्रुप में है ऑलरेडी, मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा नए बच्चों के लिए। तो अभी इस पे आते हैं। तो जैसे पहला तो हो ही गया है, तो पहला सॉल्व करने की नीड है थिंक। सो देखो मेन कैसे यूज़ होगा ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी इसमें, ये है कि 2 पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली दिस। सो क्या प्रोबेबिलिटी है उसका सम जो है लेस देन 1/3 होगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे, तो हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए ना। तो मान लो x एक पॉइंट है, तो ये 0 से 1 में हमने x चूज़ किया, और y भी मान लीजिए 0 से 1 में चूज़ किया रैंडमली, है ना। सो ये 0-1 का इंटरवल है ना। इसमें हमने x चूज़ कर लिया, कहीं भी y चूज़ कर लिया, कहीं भी हो सकता है x y। तो ऐसा है। अब ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x प्लस वाई लेस दैन 1/3 होगा, यही पूछा है हमसे। तो है ना, आप चाहो तो रैंडम वेरिएबल अगर आप जानते हो तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा कि x का डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन कंसीडर यूनिफॉर्म 0-1, y डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन कंसीडर यूनिफॉर्म 0-1, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। तो जॉइंट लेके फिर उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। दूसरा है कि अभी हम ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे, तो मेनली इसको हम क्योंकि ज्योमेट्रिक की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसे ये समझो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू भी 0 से 1। तो x 0 to 1, y 0 to 1, तो ये 0.11 है। तो ये जो आपका रीजन है, दिस इज़ द सैम्पल स्पेस, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सो दैट सैम्पल स्पेस इज वी आर कंसिडरिंग 0-1 क्रॉस 0-1। मतलब x एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया 0-1 से, कोई भी दूसरा पॉइंट कोई भी 0-1 से होगा। और आप मैथमेटिकली इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, सेट ऑफ x जहाँ x और y दोनों 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं, ये हो गया। अब इवेंट क्या है? इवेंट है सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई लेस दैन 1/3। तो ये आपका इवेंट है। तो इसमें अगर आप इसका ये तो इस वाले रीजन का ग्राफ, ये वाइट रीजन है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ज्योमेट्रिक शेप में होगा तो इजीली हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x प्लस वाई लेस देन 1/3 का ग्राफ बनाना है। तो इसमें कहीं 1/3 होगा, तो 1/3 2/3, मान लो ये पॉइंट 1/3, यहाँ 1/3 2/3 ऐसा होगा। थोड़ा ऊपर देता हूँ।
सो ये 1/3 है, तो आप जानते होंगे, जस्ट 2 पॉइंट आप ले लो, है ना। सो ये जो लाइन है x प्लस वाई बराबर 1/3 का है, तो लेस देन चाहिए, तो मतलब ये वाला रीजन जो है, इस रीजन की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो येलो रीजन मैं अभी बना रहा हूँ, इस रीजन की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, येलो वाले रीजन की, ठीक है। सो तो ये जो पूरा व्हाइट वाला रीजन जो कि रेक्टेंगल है वो सैम्पल स्पेस है, और ये जो ट्रायंगल है कॉर्नर पे, वो आपका इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना। इवेंट ये था, तो हम लोग ज्योमेट्रिक फिगर, क्योंकि सैम्पल स्पेस आपका रेक्टेंगल है और उसके अंदर जो आपका इवेंट है वो ट्रायंगल है, सो बोथ आर ज्योमेट्रिक फिगर, तो मेज़र निकाला जा सकता है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये था मेज़र ऑफ इवेंट ई अपॉन मेज़र ऑफ सैम्पल स्पेस ओमेगा। तो मैं सैम्पल स्पेस को कैपिटल ओमेगा से डिनोट कर रहा हूँ। तो अब मेज़र ऑफ इवेंट ई क्या होगा, तो इवेंट ई तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया आप लोग निकाल सकते हैं, तो ईजी है ना। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, मतलब मेज़र का मतलब यहाँ एरिया, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो 2 डायमेंशनल का मेज़र एरिया होगा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि फिगर में दिख रहा है, और ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर। अब इसको सिंपली आप लिख लीजिए, तो यहाँ से हाफ इंटू बेस 1/3, हाइट भी 1/3, और इसका एरिया तो 1 इंटू 1, क्योंकि बेस और हाइट दोनों 1 है, तो फाइनली जो आप लोगों ने बताया था 1/18। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के यूज़ करके ले आए। यही चीज़ आप अगर जिन लोगों को आइडिया है तो आप उसको दूसरे तरीके से, अगर आप रैंडम वेरिएबल अगर आप पढ़ चुके हो, तो ये होता डबल इंटीग्रेशन, और यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1 dy dx x प्लस वाई लेस देन 1/3, इस पर इंटीग्रेट करना है, तब भी आपका आंसर यही आता, तब भी 1/18 ही आता। चेक कीजिए। तो उस केस में आप वैसे भी कर सकते हैं, बात बराबर है। मतलब आपने अगर रैंडम वेरिएबल पढ़ा हुआ हो तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, 2 वेरिएबल ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा, और यूनिफॉर्म 0 1 का PDF 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो उससे सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आता। तो यहाँ हमने ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज़ किया है इसमें, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड में भी सिमिलर है, जैसा वहाँ x प्लस वाई लेस देन हमने 1/3 लिया था, तो वैसे ही इसका ग्राफ बनाओ, और पहले आप देखो कि आपने क्या किया, एक्स वाई 2 पॉइंट है 0 3 में, तो मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो इसमें है कि आपने एक पॉइंट चूज़ किया 0 से 3 में, आई थिंक ना, तो 0 से 3 में लिया। सो यू आर सेलेक्टिंग बिटवीन 0 to 3, वाई यू आर सेलेक्टिंग बिटवीन 0 to 3। तो कहने का मतलब जो सैम्पल स्पेस है वो 0 3 क्रॉस 0 3। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 3, y कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 and 3। सो यहाँ से आपको आएगा x कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बोथ आर बिटवीन 0 and 3। इसका ग्राफ बनाओगे तो वैसे ही है, 0 मान लीजिए, यहाँ 3 है और यहाँ मान लो 3 है, तो है ना, ये 0.3, 3। सो दिस रीजन इज सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इवेंट देखना है। इवेंट क्या है, तो आपके क्वेश्चन में इवेंट डिफाइंड है दोज पॉइंट फॉर विच मॉड x माइनस वाई इज लेस देन 1। तो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, सो यू शुड नो हाउ टू मेक ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए बेसिक 11 12 वाले जो ना वो कैसे ग्राफ बनाते हैं वो देख सकते हो, एक बुक आता है प्ले विथ ग्राफ, है ना, उसको आप चाहो तो देख सकते हो। सो तो ग्राफ बना लेंगे इसका। तो ये मॉड x माइनस वाई लेस देन 1 है, पहले मॉड को खोलो, तो मॉड को खोलोगे तो x माइनस वाई बिटवीन -1 to 1, यही है ना। तो रीजन का ग्राफ बनाने के लिए आपको बाउंड्री का ग्राफ बनाना पड़ता है। तो इसका जो बाउंड्री होगा, एक होगा x माइनस वाई इज -1, एक होगा x माइनस वाई इज 1। तो ये बाउंड्री है इस कर्व का, तो उसका ग्राफ बनाइए। सो तो x माइनस वाई इज -1, तो आपने अगर वो पढ़ा होगा स्लोप इंटरसेप्ट, नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो x अपॉन -1 y अपॉन 1 इज़ 1। तो ऐसे करेंगे, मान लीजिए 3 पॉइंट है ना, तो 1 2 3 है ना, रफली बनाता हूँ, 1 2, मान लो 1 2 3 है ना, और इधर अगर इतना ही इक्वल लेंगे तो -1, और इधर -1 मान लो, ऐसा है फॉर एग्जांपल। तो x माइनस वाई बराबर -1, ये तो आपको पता होगा, कई सारे तरीके हैं ग्राफ बनाने के, कैसे भी आप बना लो। तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ, तो x पे -1 y पे 1, सो x पे -1 y पे 1, इसको ज्वाइन कर लो,
सो दिस लाइन विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और अगला x अपॉन 1 y अपॉन -1, तो x पे 1 y पे -1। तो रफली ये जो लाइन है ना, दिस इज पैरेलल होंगे दोनों। वो मैंने ऐसा बनाया कि आपको पैरेलल नहीं दिख रहा होगा, बट एक्चुअली स्केल से आप बनाएंगे तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। सो तो यहाँ से ये जो लाइन है ना, दिस शुड बी अ पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इस तरह से होगा। सो ये लाइन जैसे बनाया था x माइनस वाई -1, ये है x माइनस वाई इज़ 1। अब इसने कहा x माइनस वन -1 से 1 के बीच है, तो मतलब जो रीज़न एक्चुअली है x माइनस है ना y -1 और 1 के बीच है, तो मतलब ये वाला रीज़न है, इसके बीच का रीज़न ले लो। सो ये जो वाइट कलर से मैं सेट कर रहा हूँ, ये आपका इवेंट है। तो आपने बचपन में देखा होगा मेंसुरेशन में कि हाउ टू फाइंड एरिया, है ना, तो इसका एरिया निकालना सीखते थे ना मेंसुरेशन में, तो वो यूज़ कीजिए, कोई बात नहीं, आप कई सारे तरीके से कर सकते हैं। तो हमें चाहिए अब तो हमने ग्राफ बना दिया इवेंट के, वाइट कलर से इवेंट बनाया, और जो है ना येलो कलर है वो सैम्पल स्पेस था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो दोनों ज्योमेट्रिक फिगर एरिया निकल सकता है, मतलब बिना इंटीग्रेशन और बिना किसी तरीके से। मेनली जो रेगुलर फिगर ये इस तरह के होते हैं जहाँ पे एरिया आप ऐसे निकाल लेंगे, ट्रायंगल और उसका कॉम्बिनेशन है। तो फिर से वही एरिया ऑफ ई, क्योंकि 2 डायमेंशनल है इसीलिए एरिया ऑफ ओमेगा। सो बताइए ई मतलब वाइट रीजन, ओमेगा मतलब, तो ओमेगा तो मतलब ये है, तो बेस 3 हाइट 3, सो इसका हो गया 3 × 3, ओके है। एंड कैसे भी कर सकते हैं आप, सो अपने अकॉर्डिंग आप ट्राई कीजिए। सो नाउ यू टेल आंसर, व्हाट इज एरिया ऑफ इवेंट ई, मतलब वाइट रीजन का एरिया निकाल लोगे। सो टोटल रेक्टेंगल में से 2 ट्रायंगल को हटा दो, आ जाएगा ना। हाँ ये, सर, इसी तरह कर देंगे। ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल है दोनों साइड में दिख रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको टोटल में से घटा दीजिए, आ जाएगा। हाँ, सो जैसे छोटा ट्रायंगल क्या है, इसका ये 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि ये 1 है ना, ये 1 से पास कर रहा था, तो ये भी इधर 1 ही होगा, ठीक है। मतलब अगर आप पॉइंट देखते तो यहाँ है ना, ये कौन सा पॉइंट x माइनस वाई 1 है ना, तो x 3 है तो y 2 होगा, तभी तो x माइनस वाई 1 होगा। हाँ, तो ये 0 से 2 है, ये 2 है, क्योंकि ये 1 था, ये 1 था, तो ये 2 है, ये भी 2 है। तो ये आधा ट्रायंगल, ये आधा ट्रायंगल, दोनों को मिलाओगे तो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा साइड 2 का, तो 2 2 4 आ गया, एंड टोटल का एरिया 9 है। सो 9 - 4, तो कहने का मतलब आंसर आ जाएगा 5/9। चेक करो, ये आएगा। जैसे बता दिया ना, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेम है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली ऑन इंटरवल 0 2, इंटरवल पे आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। These 2 points divide the interval 0 2 into 3 line segments or 3 parts, है ना। So find the probability that those 3 line segments can be considered as a 3 sides of a triangle. तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि so like we have an interval 0 to 2, so they have said कि you select 2 points, मान लीजिए x y। अब यहाँ ऐसा सेलेक्ट करते हैं, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं x लेस देन y है, तो दूसरा केस ऐसा हो सकता है 0 से 2, है ना, क्योंकि इसी पे 2 पॉइंट लोकेट करना है y x, मतलब ऐसा जरूरी तो है नहीं x लेस देन y होगा। सो दी और दी दे आर 2 पॉसिबिलिटी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इधर दिस में भी द केस, क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या है, x लेस देन y हो गया बाई डिफॉल्ट, यहाँ x मोर देन y हो गया भाई, तो देर आर 2 केसेस, मतलब ऐसा कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, 3 लाइन सेगमेंट बना, आपको दिख रहा है। सो 3 लाइन से एक ये लाइन सेगमेंट है, नाम दे देते हैं, मान लो ABCD फॉर एग्जाम्पल, नाम दे दिया ऐसे ही। तो एक लाइन सेगमेंट AB है, एक BC है, एक CD है। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ये जो 3 लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये ट्रायंगल बनाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो द क्वेश्चन इज ऐसा, तो जैसे इसका लेंथ कितना होगा x, इसका लेंथ कितना होगा y माइनस एक्स, अब पता ना लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा 2 माइनस वाई। तो क्वेश्चन इज x y माइनस एक्स एंड 2 माइनस वाई, ये एक ट्रायंगल के साइड्स होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड सिमिलरली हेयर
सो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है कि लाइक मान लो ये जो है आपके पास, इसका लेंथ y है, इसका x माइनस वाई है, और इसका 2 माइनस एक्स है, ठीक। तो ऐसे ही ये y x माइनस वाई 2 माइनस एक्स, सो दीज 3 लाइन सेगमेंट्स विल फॉर्म अ ट्रायंगल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 2 केसेस हैं, तो आंसर ऑफ दिस दोनों ऐड हो जाएगा। बताइए, सो फाइनली व्हाट डू यू थिंक? अब निकाल पाओगे? तो आपको ये पता होगा कि कोई 3 नंबर ट्रायंगल के साइड कब हो सकते हैं, कि देर आर 3 नंबर्स। आपसे स्कूल डेज में पूछे जाते थे ना कि 3 नंबर है, ये ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो आप एक थ्योरम जानते होंगे कि, है ना, एनी 3 रैंडम नंबर कैन नॉट बी साइड ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? Sum of two less than सम ऑफ टू शुड बी मोर देन द थर्ड, third one. मोर देन ना। सो सम ऑफ How टू, more than third one? है ना, तो सम ऑफ एनी टू मस्ट बी मोर देन द थर्ड वन। तो जो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ऐसा पूछा जा रहा है कि जो कह रहा है 3 लाइन सेगमेंट फॉर्म्स अ ट्रायंगल, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो 3 लाइन सेगमेंट फॉर्म्स अ ट्रायंगल, ये है। तो इसका मतलब है, तो 2 पार्ट है, मैंने 2 केसेस लिए हैं, बिकॉज वन केस में आपने माना x लेस देन वाई है, एक में आपने माना है कि x मोर देन वाई, इसलिए 2 केसेस बने हैं, ठीक है। तो हाँ, देर में भी 2 केस, आइदर x में भी मोर देन वाई और लेस देन वाई, तो 2 डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो ऐसा इसीलिए, सो तो अब क्या है हमारे पास कि सम ऑफ एनी टू मस्ट बी मोर देन 3। तो जैसे इसका अगर आप निकालेंगे, है ना, चलो पहले वाले का लिखते हैं। सो पहले वाले का अगर मैं लिखूंगा तो सम ऑफ एनी टू मस्ट बी मोर देन 3। और आपको पता है कि x आपका कहाँ से आया है? x आया है इंटरवल, x कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 3, y कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 3, यही ना? ऐसा आपने लिया ना 0 से 3 में? हाँ, ओके, इसका निकालिए। तो अभी क्या आएगा? सो फाइनली यहाँ से सम ऑफ एनी टू कीजिए। अगर उस ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पे, तो मतलब मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी ये निकालनी होगी कि एनी टू का सम कीजिए, दैट शुड बी मोर देन द थर्ड वन। सो लाइक 3 केसेस बनेंगे, जैसे x प्लस वाई माइनस एक्स, इन दोनों का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। सो 2 माइनस वाई पहला केस है। देन सम ऑफ एनी टू, मान लीजिए x प्लस 2 माइनस वाई शुड बी मोर देन y माइनस एक्स, एंड तीसरा केस है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। सो y माइनस एक्स एंड 2 माइनस वाई, सो दैट शुड बी मोर देन द थर्ड वन दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इन तीनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ और ट्राई करके देखो। ओके, सो आई थिंक 1/4 हाँ आ जाएगा। सो ठीक है, देखो। हम्म। ऐसे ही इसके लिए करना, सेम इसके लिए करना पड़ेगा। तो यू सॉल्व एंड सी, पहले इन तीनों को सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, देखो क्या रिड्यूस्ड फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा तो वाई मोर देन 2 माइनस वाई, वाई इधर आ जाएगा 2y मोर देन 2, तो एक आ गया y मोर देन 1। पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। दूसरी आ जाएगी, यहाँ कॉमा का मतलब एंड से है, इंटरसेक्शन से है, कॉमा मतलब इंटरसेक्शन या एंड। तो यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करेंगे। सो अभी है कैसे भी सिंप्लीफाई कर लो। तो x इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, y इधर आएगा तो माइनस 2y, 2 इधर भेज सकते हो या इसको इधर भेज दो, y को इधर और x को इधर। तो ये 2y माइनस 2x लेस देन 2, तो मतलब आएगा y माइनस एक्स लेस देन 1। एंड तीसरी जो सिंप्लीफाई होगी, सो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर 2 माइनस एक्स, तो x उधर भेज दो, 2x लेस देन 2, तो यहाँ आएगा x लेस देन 1, है ना। तो बाई डिफ़ॉल्ट आ गया x लेस देन 1, तो यहाँ से आ गया x लेस देन 1, ये बन के आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, बीच में देखा था y माइनस एक्स लेस देन 1 था ना यहाँ भी शायद। तो ये हो गया y मोर देन 1, तो मतलब फाइनली ऐसा हो गया x लेस देन 1,
y माइनस एक्स लेस देन 1, y मोर देन 1, ऐसा। तो अब आप क्या करो, यू जस्ट मेक द ग्राफ। अच्छा, इनिशियली जो मैं सैम्पल स्पेस की बात कर रहा था वो यहाँ भी होगी। सो जैसे हमारा x जो है, x वी आर कंसिडरिंग बिटवीन 0 एंड 3, y वी आर कंसिडरिंग बिटवीन 0 एंड 3। तो जो सैम्पल स्पेस है वो 0 3 क्रॉस 0 3 अभी भी है, मतलब वी आर कंसिडरिंग 2 पॉइंट्स एक्स वाई बिटवीन 0 एंड 3। तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं इसका, तो मैं अगले पेज पे ग्राफ बना देता हूँ, है ना, क्योंकि सेम चीज़ के लिए कीजिए। अभी मैं इस ट्रायंगल के लिए कर रहा हूँ तो ये फाइनल आया। सेम इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, पहले एक कर लेते हैं। तो इसका आप ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो हमारा सैम्पल स्पेस जो है वो 0 3 क्रॉस 0 3 है, मतलब सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई एक्स कॉमा वाई बिटवीन 0 एंड 3, ऐसा है। तो ग्राफ 0 3 था या 2 था? सर सैम्पल स्पेस 2 है। 2 था ना, ओके ठीक है, इसको मैं, हाँ ये 0 2 था ना, ओके कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ 3 है 2 कर देते हैं। तो 2 2 यहाँ 2 ही लिखा था मैंने, यहाँ ठीक है, यहाँ लिखने में गलती हुई है, तो जस्ट 2 कर दो, ओके बाकी ठीक है। सो 2 ही है। तो यहाँ पे आपके पास 2 2 और ये 2 है, ठीक है ना। सो ये आ गया, तो 0 0 यहाँ 1 2 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए। तो ये आपका अभी सैम्पल स्पेस है, इसको हम सेट कर सकते हैं चाहे तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है अभी के लिए, ठीक है, 0 से 2 वाला, ये पॉइंट 2,2 होगा। अब इसके अंदर आपको इवेंट जो अभी बन के आया है, वो जो इवेंट पहला इवेंट है E1, है ना, दो इवेंट है E1 E2। तो E1 ये इवेंट सिंप्लीफाई होके आया है ना, ऐसे तो E1 ये था, तो जिसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया। तो E1 ऐसा है कि सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन 1, y माइनस एक्स लेस देन 1, y मोर देन 1, ये है आपका। तो इसका आप ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ तो सैम्पल स्पेस तो ये हो गया, अब इसके अंदर इसको लोकेट करना पड़ेगा। सिमिलरली E2 बनेगा, तो E1 तो इसकी वजह से बना, दूसरा केस भी है ना, तो इसको अगर आप लिखेंगे कि सम ऑफ एनी टू साइड इज, तो बस क्या चेंज आएगा, मुझे लगता है चेंज बस इतना ही आएगा, यहाँ आ जाएगा y लेस देन 1, है ना, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। सो y लेस देन 1, एक्स माइनस वाई लेस देन 1, मैं पैरेलली लिख रहा हूँ, जैसे वो सिंप्लीफाई हुआ वैसे ही हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा एक्स मोर देन 1, ये है, ऐसा आ जाएगा। तो मतलब E2 एक दूसरा इवेंट है आपके पास। सो E2 इज अनदर इवेंट एक्स कॉमा वाई। तो आपको E1 यूनियन E2 निकालना या PE1 प्लस PE2 निकालना, क्योंकि दोनों डिजॉइंट होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे था एक्स मोर देन 1, एक्स माइनस वाई, इसमें है एक्स माइनस वाई लेस देन 1 एंड वाई लेस देन 1, ऐसा था ना। उल्टा केस अपोजिट है। तो ओके, तो ये दो इवेंट तो आपको एक्चुअली निकालने हैं। मैं दो केसेस है ना, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, मैंने कहा या दिस और दिस, तो दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो E1 E2 आर डिसजॉइंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो निकालना है, तो ये PE1 इसका नाम दिया हमने, और वी हैव नेम्ड इट PE2। तो हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर ऐड करना है बाद में, ठीक है। सो ओके, तो अब इसका ग्राफ बनाओ और बस वही एरिया निकालने हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, एरिया से हो जाएगा अगर एरिया से कर पाएंगे। सो एरिया ऑफ E1 अपॉन, है ना, एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऐसे ही होगा, सो एरिया ऑफ E2 अपॉन एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस। अब इससे कर लीजिए, हो जाएगा। देखो, तो ये एक्चुअली सॉल्व एग्जाम्पल है वीके रोहतगी, जो वीके रोहतगी एंड सलाह की बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, उसमें ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो उनका तरीका। तो ये एग्जाम्पल नंबर है उस बुक में, लेकिन वहाँ पर आई थिंक 0 1 लिया है, मैंने 0 2 लिया है। सो सॉल्व एक साइज में है।
तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज में ना पेज नंबर 13-14 में है, 14 में है। तो ये एग्जांपल नंबर अ पॉइंट इज फिक्स्ड एट रैंडम फ्रॉम यूनिट स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है ना। तो अगर जिनको देखना हो, रोहतगी एंड सलाह वाली बुक हो आपके पास, पीडीएफ भी, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 16 पे। तो इसमें कहता है इंटरवल ऑफ द लेंथ 1 इंटरवल है, डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स बाय चूजिंग 2 पॉइंट्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 लाइन सेगमेंट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो ये एग्जाम्पल है, ये सॉल्व है। तो वो 0-1 के लिए इसका आंसर फाइनल 1/2 आया हुआ है। 0-1 के लिए आंसर है ना। तो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में जो आंसर है 1/2 है उनका, क्योंकि उन्होंने 0-1 इंटरवल लिया है, हमने 0-2 लिया है। सो कीजिए अब। तो जस्ट मेक द ग्राफ नाउ, हो जाएगा, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाएंगे, देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो हम E1 रीजन का ग्राफ बनाते हैं। तो कह रहा है कि पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैंने कहा जब इनइक्वालिटी बनाना हो ना, तो पहले आप बाउंड्री का ग्राफ बनाओ। बाउंड्री मतलब इक्वल लगा के, x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ x इज इक्वल टू 1, तो जैसे ये 1 ये पॉइंट है, तो ये लाइन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, है ना। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा बनाना हो तो। लेकिन x लेस देन 1 है, तो इसके नीचे वाला पार्ट, लेफ्ट पार्ट लेना है मुझे, तो इधर लेना है। एंड यहाँ y माइनस एक्स इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बनाओ। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो मैं अभी समझने के लिए मान लो रफली -1 तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओगे। तो y है ना, x के अपॉन -1, y के अपॉन 1, x पे -1, y पे 1। सो रफली ये जाएगा, है ना। और आई थिंक ये ऐसा कुछ पास करेगा इससे, ये इससे भी पास करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा x1 y2। तो 1 - 2 -1 है ना, 2 - 1 1 है ना, ठीक है। तो ये इन ऐसा लाइन बनाओ जो इन तीनों से पास करे। तो रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इन तीनों से पास करेगी, मतलब जो लाइन एक्चुअल होगा वो तीनों से पास करेगी। तो ये लाइन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप जब भी इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। सो रीजन डिसाइड करने के लिए आपको बाउंड्री पता होना चाहिए। तो बाउंड्री कहाँ से आएगा, इक्वलिटी लगा के, x इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो पहले आप बाउंड्री का ग्राफ ड्रॉ करो, देन बाउंड्री के बीच जो रीजन होगा वो ये है। सो x इज इक्वल टू 1 ड्रॉ किया, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करो। तो y इज इक्वल टू 1 जो ये लाइन है, यहाँ y1 है ना, तो ये लाइन है y बराबर 1। अब देखो इनके बीच कौन सा है, यही था ना कि y माइनस एक्स लेस देन 1। तो अब इसका रीजन तो उधर जाएगा या इधर जाएगा, कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, 0 0 ले लो। तो 0 0 लेस देन 1 ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन इस साइड है, इसका इस साइड है, और इसका इस साइड है। तो रीजन कौन सा आया। सो ये जो सेडेड पार्ट है, ये आपका E1 इवेंट है। तो ये जो वाइट कलर से हमने सेट किया है, दिस इज इवेंट E1। सिमिलरली ये ले लेता हूँ कलर। अब E2 को ड्रॉ करते हैं, सिमिलर है, x बराबर 1, तो ये तो यही लाइन रहेगी, x इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे 1, y के नीचे -1, तो x पे 1, y पे -1। तो ये यहाँ से पास करेगा रफली, ऐसा कुछ। तो ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, और y बराबर 1, तो ये लाइन है, ठीक है। और x बराबर 1 ये था, तो दिस वाज x इज इक्वल टू 1, दिस वाज y इज इक्वल टू 1। अब बीच में देखना है, तो x 1 से ज़्यादा है, तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है राइट में। y माइनस एक्स लेस देन 1, या तो इधर होगा या इधर होगा, कोई एक टेस्टिंग पॉइंट ले लो, मान लो ओरिजिन जैसे ले लिया। तो 0 0 लेस देन 1 ट्रू है, तो मतलब इस साइड होगा, मतलब रीजन या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, आपको डिसाइड करना विच साइड। तो किसी एक साइड का पॉइंट लो, पुट करके टेस्ट करो, ट्रू आया तो जिस साइड का पॉइंट लिया उस साइड सॉल्यूशन है। तो जिससे ट्रू आया तो इस साइड है, और ये y लेस देन 1 है, ये है। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिस ट्रायंगल इज एक्चुअली E2 इवेंट, ठीक है। तो ये वाला इवेंट आपका E2 है, ये इवेंट E1 है। तो आपको E1 यूनियन E2 निकालना है। तो मतलब ये है कि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो फाइनल आंसर जो होगा, है ना, दोनों का सम होगा। सो जो फाइनल आंसर होगा, सो रिक्वायर्ड आंसर जो आपसे पूछा गया था, इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मतलब E1 ये वाला इवेंट हुआ और E2 ये वाला है ना, ऐसा। तो निकाल लो एरिया, ट्रायंगल है ना, तो इसका बेस क्या है, 1 है, और हाइट भी 1 है, ठीक। तो बेस 1 और हाइट 1, तो इस ट्रायंगल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आप क्या करोगे, यहाँ पे ओमेगा किसको कंसिडर करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे,
कि पूरा हम लोग वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ना एक्स वाई को, सो वी हैव रेस्ट्रिक्टेड आर एक्स वाई। पहले केस में क्योंकि ना ये हमारा 0 से 1 में ही था, तो मतलब हम ये समझो ऐसा कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ना कि x मोर देन 1 y लेस देन 1, तो ये x तो 0 से 1 में है, y 1 से 2 में होगा ऐसा। तो मतलब इसके अंडर हम लोग एक्चुअली काम करेंगे। इन जनरल था लेकिन हमें 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया उसको, है ना। सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्योंकि पहले केस में बाई डिफॉल्ट x लेस देन 1 है, y मोर देन 1 है ना। और क्या एरिया कंसिडर करोगे, क्या पूरा कंसिडर करेंगे? एक मिनट, तो हमने ऐसे x तो इन जनरल कंसिडर किया 0 से 2 में कुछ भी, बट 2 केसेस लेने के बाद हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि ऐसा होगा। ओके तो क्या आंसर लगता है आप लोग क्या होगा? वो हाफ इंटू 1 इंटू 1, एक मिनट, अच्छा मैंने गलत वो लिखा है, एक मिनट। अच्छा ओ ओ यस यस है ना। सो ये तो बेस का लेंथ 1 है ना। अच्छा एक मिनट सॉरी, तो अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हमें E1 का एरिया निकालना है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1, ओ एक 1 इंटू 1 हाँ। और अपॉन आप क्या करेंगे, कोई नहीं हमारा सैम्पल स्पेस तो इन जनरल यही था ना, सो हमने इन जनरल तो यही कंसिडर किया ना सैम्पल स्पेस। तो एरिया हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा 0 to 0 2 यही सैम्पल स्पेस है ना मेरा, तो हम तो E1 को पूरे सैम्पल स्पेस पे कंसिडर करेंगे, ठीक है ओके। तो सैम्पल स्पेस क्योंकि है ना इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो पूरे सैम्पल स्पेस के अंडर ही तो आएगा, तो ठीक है। तो इस ओमेगा का एरिया कितना होगा, दिस इज 4, एंड यहाँ पे ऐसे ही हाफ इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 4, तो कितना आ गया। सो फाइनली 1/8 1/8, तो मिलके 1/8 प्लस 1/8 1/4 आ गया। अच्छा डिफरेंस क्या आता, जो क्वेश्चन में एग्जांपल है वो 0 1 वाला है, तो उनका 0 से 1 0 से 1 है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, बस यहाँ उनका 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये फिर हाफ हाफ शायद हो जाएगा, है ना उसके अकॉर्डिंग आई थिंक, क्योंकि वो तो 0 से 2 था ना हमारा, तो उसका 0 से 1 ही है, तो इसके अंदर हाफ है ना, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, ओके ठीक है 1/8 अपॉन 2 मे बी एनीवे। तो हमारा ये आंसर है, छोड़ो उनका जो भी है उसके अकॉर्डिंग देख लेना आप। सर आंसर तो सेम ही आएगा बिकॉज फिर वो 1 1 हो जाएगा नीचे, दोनों 1/2 है, क्योंकि 1/2 इंटू हाफ हो जाएगा और अपॉन 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1/8। मतलब इन बोथ केसेस आंसर विल बी सेम प्रोबेबली। हाँ तो ये आंसर सही है ना, ये हाफ बोथ आर 1/4 एंड 1/4 तो हाफ, यस यस नहीं ये तो 1/8 है ना। सर ये तो 1/8 ही है, बट टोटल यूनियन का प्रोबेबिलिटी तो 1/4 ही है। हाँ हाँ ये सही है ना, नहीं जो हाफ बता रहे हैं आई थिंक वो हाफ आंसर था जब सैम्पल स्पेस 0 1 था। जो वीके रोहितगी में एग्जाम्पल है सॉल्व, तो ये मैंने उससे अलग लिया है। वहाँ पे क्या है, उस एग्जाम्पल नंबर 8 जो मैंने बोला है ना, उसमें ये 0 1 है क्वेश्चन में एग्जाम्पल, तो उसका आंसर आया हुआ है 1/2, सो देयर आंसर इज 1/2। यहाँ आई थिंक 1/4 इज फाइन, चेक कीजिए एक बारी। ओके अब सब लोग देख लीजिए। एक बार चेक कर लो, डाउट है तो पूछो। सो आप जो अगर उस वाले क्वेश्चन में है, जैसे उस दूसरी आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, हाँ हाँ उसमें 1/2 अगर आपने 0 to 1 लिया है सैम्पल पूरा, तो 1/2 इंटू 1/2 ही होगा ना, नहीं इवन तो 1 उसका का तो यहाँ एरिया। भी चेंज आएगा, फिर यहाँ भी अच्छा उसका हाँ, चेंज आएगा, है ना। या क्योंकि अगर ये 0 to 1 लेंगे तो यहाँ 1 माइनस वाई होगा, है ना, या यहाँ 1 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ भी चेंज आएगा। तो आप खुद से करके देखिए, सेम क्वेश्चन जो बुक में है आपको आइडिया मिल जाए, क्योंकि उसका आंसर है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर देता हूँ। तो जो बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है पैरेलली जैसे मैंने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिए,
0 1 के लिए शुरू से, क्योंकि वैसे ना दिखता नहीं है। तो जो बुक में एग्जाम्पल है वो 0 1 पे दे रखा है। सो मैं बुक का नाम लिखा देता हूँ, वो बहुत स्टैंडर्ड बुक है और अच्छी बुक है। सो गुप्ता कपूर के अलावा अगर किसी बुक को देखने का मन हो तो यू कैन सी दैट बुक। सो गुप्ता कपूर का बुक बहुत लेवल बहुत हाई नहीं है, जो रोहतगी वाली बुक उसका बुक लेवल है हाई है ना, मतलब लाइक इट इज़ अ स्टैंडर्ड मास्टर लेवल बुक है एक्चुअली। सो ये है, तो इसके लिए जो आंसर इसका है यहाँ भी 0 1 है, तो इसके लिए जो आंसर है आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल में वो 1/2 है। अब आप सॉल्व करके देखिए क्या 1/2 आपका आता है, उसी अप्रोच से जिस अप्रोच से हमने थर्ड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आप ये फोर्थ क्वेश्चन कीजिए इन विद द सेम अप्रोच एंड सी क्या होगा। ठीक है, तो हाफ बुक का आंसर है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चेंजेस कहाँ होंगे जब आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 0 1 रहेगा एक, तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स, तो यहाँ भी चेंज होगा, तो यहाँ हाफ हाफ आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी चेंज आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए तो हाफ आएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन, देख लीजिए एक बारी। हाँ, डिनोमिनेटर मैंने 4 लिया है, एरिया ऑफ दिस पार्ट एक्चुअली, ये जो सैंपल स्पेस है ना, वी हैव कंसिडर्ड फुल सैंपल स्पेस एक्चुअली, क्योंकि है ना हमें, सो दिस इज आवर सैंपल स्पेस, इनिशियली ये सैंपल स्पेस ये था ना, दिस वाज द सैंपल स्पेस, तो हमने कोई रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं किया, दिस इज अ सैंपल स्पेस एंड है ना, हमने तो इन जनरल वही लिया कि x0 to 2 y0 to 2, बाद में केसेस बनाए जब पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं कि लाइक वन केस मे बी x लेस देन y, अदर x मोर देन y, बट इन जनरल x एंड y आर बिटवीन 0 and 2, है ना, सो x एंड y आर बिटवीन 0 and 2, तो इस वाले रीजन का एरिया क्या है, ये जो सैंपल स्पेस है हमारा, व्हाट इज द एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बेस 2 है ना और हाइट 2 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2 into 2, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4, तो वो 4 लगाया, वाई दिस 4, बिकॉज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल फुल, क्योंकि सैंपल स्पेस तो ये मेरा पूरा है ना, ये वाला पार्ट भी इवेंट है एक्चुअली, लेकिन हमें तो इसका बस निकालना था एरिया, सो दिस इज टोटल सैंपल स्पेस मैंने लिया है। क्लियर है, देखिए हाँ जी सिद्धि, देखिए कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो मैं इसलिए अक्सर बोलता हूँ आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कुछ आसान भी आएगा, कुछ एवरेज होगा, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, सो हर तरह के क्वेश्चंस का आपको एक एक्सपीरियंस होगा सॉल्व करने का, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ ही करेंगे, हो सकता है सब आसान कर रहे हो या सब मुश्किल कर रहे हो, तो वैसा है। ओके चलो थोड़ा थ्योरी पे आते हैं, तो ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम सीट है, जैसे अभी ओपन किया था ना नेट का, है ना, ISS ISI जैम गेट CUET, तो इन सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपको सॉल्व करने हैं। बुक गुप्तापुर वाली कर सकते हैं, जो दूसरी बुक का मैं नाम ले रहा था वो ये है। सो जैसे एक तो जैसे मैंने पहले बोला हुआ ना कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, गुप्ता एंड कपूर इसका ऑथर है ना, एंड दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक, बुक का नाम है, गूगल पे PDF अवेलेबल है इसका, नहीं मिला तो गूगल ग्रुप में लिखो, कोई भेज देगा आपको। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इसमें है, इसका ऑथर है VK रोहतगी एंड सले। ठीक है, तो ये है ना एक अच्छी बुक है, थोड़े थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे है, ऐसा है, मतलब हायर लेवल पे है। सो चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो ये तो मैं कल भी लिखा रहा था, सो बुल्स इनइक्वालिटी एंड बोनफेरोनी इक्वालिटी कल मैंने लिखाया था, है ना, सो दैट टॉक अबाउट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ EI का बाउंड क्या होगा, तो कल हमने ये बात किया था कि बाउंड क्या होगा, बुल्स इनइक्वालिटी क्या है, तो ठीक है ना, सो दिस टॉक अबाउट
इनइक्वालिटी, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। सो मतलब ये थ्योरम है काइंड ऑफ, है ना। तो ये कहता क्या है कि जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं कि लेट ई एंड एफ बी, या मान लो ऐसा है इवेंट्स, है ना, एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस ओमेगा मान लो। देन तो जो इसका कंक्लूजन है, अगर पहला पार्ट लिखूं, सो ये कहता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, मतलब अगर ऐसा लिखूं कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ ई आई फ्रॉम 1 टू n, तो इसका एक लोअर बाउंड जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई, इसका जो लोअर बाउंड है वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट माइनस, नहीं ठीक है ओके, सो 1 माइनस E1 कॉम्प्लीमेंट E2 कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाद में ओपन कर देंगे, है ना। सो 1 माइनस समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई कॉम्प्लीमेंट आई फ्रॉम 1 टू n, तो ये इसका स्टेटमेंट है। सो जो इंटरसेक्शन है सबका, उसका जो लोअर बाउंड है दिस इज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। सो दैट इज probability of intersection of ei's I from 1 to n, this is more than equal to 1 minus, और probability of ei कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस ई आई, फिर समेसन खोलोगे तो 1 को ऐड करेंगे n टाइम, तो n माइनस probability of ei, तो माइनस n और प्लस probability of ei हो जाएगा। तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके आएगा 1 माइनस n प्लस probability of ei का समेसन, मतलब 1 माइनस probability of ei करो, समेसन खोलो, सो माइनस बाहर पहले से एक माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और इसको लिखेंगे एक लाइन और, तो जनरली आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई फ्रॉम 1 टू n मोर देन इक्वल टू समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई फ्रॉम 1 टू n माइनस में n माइनस 1, इसी में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये है। इसी में आप इसका पर्टिकुलर केसेस आप लिख सकते हैं। तो मेनली ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं इसको जैसे लिख रहा था कि इसको अगर लिखता कि ये एक्चुअली ऐसा है E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मान लीजिए ऐसा है डॉट 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 इंटरसेक्शन EN, तो इन सब का जो इंटरसेक्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट एंड माइनस डॉट 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 चलता रहेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN कॉम्प्लीमेंट, है ना। यही चीज़ है, बस ये समय शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसी को मैंने एक्सपैंड कर दिया, ऐसा सेम ही चीज़ है, ठीक है। इसी को फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं n को अगर 2 रख दूं फॉर एग्जांपल, समझने के लिए n के 2 रख देते हैं, सो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि E1 इंटरसेक्शन E2 विल बी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू हो जाएगी, इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस 1। तो ये n बराबर 2 के लिए, ऐसे 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए आप लिख सकते हैं। तो ये कई बार ऑप्शंस में डायरेक्टली आ जाता है, या फिर आपके इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन होगा, पूछेगा कौन सा करेक्ट बाउंड है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इंटरसेक्शन का एक ऑब्वियस बाउंड है यूनियन, है ना, या इंडिविजुअल कोई प्रोबेबिलिटी, जैसे कल हमने बात किया था ना, कल आपको एक थ्योरम अगर मैं लिखाऊँ इसी में कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई है, कल लिखा था हमने, इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अभी जो हमने बात किया कि इसका लोअर बाउंड है, इसका अपर बाउंड क्या होगा, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इन सब में जो भी मिनिमम होगा वो इसका अपर बाउंड है। तो यहाँ से आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों दिख गया, सो मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आईज का दिस इज द लोअर बाउंड, क्योंकि इससे ज़्यादा है ना, तो ये लोअर बाउंड है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए आई का लेस दैन दिस, दिस इज द अपर बाउंड। तो यू हैव बोथ अपर एंड लोअर बाउंड फॉर द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए लोअर एंड अपर बाउंड है, ये बुल्स इनइक्वालिटी है। बोनफेरोनी में हमने किसका बाउंड बात किया था? यूनियन का। सो अगर आपको याद दिलाऊं, कल हमने लिखा था ना, सो जो थ्योरम जिसको हम बात कर रहे हैं, थिंक सो बोनफेरोनीज इनइक्वालिटी है ना, सो एन है ना, आर डबल है। सो यहाँ पे इनइक्वालिटी, तो इसमें जो है कल हमने क्या बात किया था? सो दिस क्वांटिटी एक्चुअली ये यूनियन का अपर और लोअर बाउंड बताता है। यूनियन है, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, आई फ्रॉम 1 to n। तो यूनियन का अपर बाउंड ये है, और इसका लोअर बाउंड क्या था? सो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, आई फ्रॉम 1 to n माइनस डबल समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई जे, I from 1 to n, j from 1 to n, but I should be less than, j should be less than equal to n, है ना, ऐसा। तो ये दोनों समेशन पे ये कंडीशन है कि that I should be less than j and both are between 0 and n, अब 1 and n। तो ये दिस थ्योरम वाज बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसको n बराबर 2, 3, 4 के लिए भी कल लिख के बता रहा था मैं, ओके। सो तो अभी हो गया। अब ये पार्ट जो है ना, ये जो पार्ट है डायरेक्टली आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी में। तो जिन लोगों ने क्लास 12th का एनसीईआरटी यहीं से शुरू होता है, मतलब जैसे मैंने कहा था ना, ये वाला पार्ट 9th 10th 11th उसके एनसीईआरटी में इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 12th के एनसीईआरटी में इतना मिल जाएगा कंटेंट थ्योरी, ठीक है, विथ एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज ऑल्सो। बाकी बस इतना ही एक्स्ट्रा था कि ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या है एंड ये दोनों इनइक्वालिटी क्या है, इतना ही। बाकी सब 9, 10th 11th 12th जो स्कूल डेज के प्रोबेबिलिटी चैप्टर था उसको एक बार ढंग से आप रिवाइज कर लीजिए, तो बेसिक भी अच्छा हो जाएगा और थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप रिकॉल कर पाएंगे। एंड देन यहाँ थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर दें, सो दैट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेटर हो सके। थ्योरीज वही है ऑलमोस्ट, अभी थोड़े थ्योरीज में और लिखाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे है सिग्मा फील्ड और ये सब क्या है, तो उस पर बात करेंगे। अभी इसको मैं ख़त्म करवा देता हूँ अभी, है ना, तो टाइम है ना हमारे पास, इसको कंप्लीट कर देते हैं, एटलीस्ट आज ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट ही है ऐसे तो। कोई नहीं, कंडीशनल की बात कर लेते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम कल देख लेंगे, आज इंडिपेंडेंट देख लेंगे। चलो, तो ये जस्ट क्लास 12th के एनसीईआरटी में ये सब कंटेंट है जो मैं अभी लिखूंगा, है ना। तो और ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि लाइक यू हैव टू इवेंट्स, लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, है ना, एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस ओमेगा, ओमेगा। तो ये होता है कि देन probability of event E given F has already occurred। ये मतलब E given F मतलब what is the probability of occurrence of event E given that event F has already occurred, ये मतलब है। so E given F है ना, अपॉन नहीं है, ये अपॉन अलग है, इवेंट का अपॉन होता भी नहीं है, सेट का डिवीजन डिफाइन नहीं है, मैट्रिक्स का डिवीजन डिफाइन नहीं है, तो ये डिवीजन हो भी नहीं सकता कभी भी, डिवीजन कभी पूछ भी नहीं सकता ना, क्योंकि सेट का डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है। हाउ यू डिवाइड टू सेट, तो मतलब ये अपॉन नहीं, ई अपॉन एफ नहीं, ई गिवन एफ है ना, इसको पढ़ेंगे ई गिवन एफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ एंड दैट विल बी, सो मतलब एफ अकर हो चुका है, ई के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे गिवन है कि एफ अकर हो चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एफ जो है सैम्पल स्पेस की तरह ट्रीट होगा, एंड देन E has already occurred, F has already occurred. What is the chance of occurrence of E? Means E and F both has to occur. तो इसका मतलब E and F. So what is the probability of occurrence of both E and F upon probability of F? है ना, तो यहाँ पे ये है कि probability of F should be not be 0, है ना। So where मतलब provided, यहाँ कंडीशन है कि provided, ये डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर जो है आपका that should not be 0, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड सिमिलरली इसी को उल्टा कर लोगे, जैसे अगर आपको ज़रूरत है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ
occurrence of event f when e has already occurred. तो यहाँ से आ जाएगा probability of f intersection e upon probability of e. यहाँ भी यही होगा, provided probability of event e is non-zero, यही है. एंड सो ये फॉर्मूला का नाम है, इस फॉर्मूले का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट यू नो ऑलरेडी. ठीक है, इसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ. तो कई बार आपको ये दोनों प्रोबेबिलिटी गिवन होगा क्वेश्चन में और ये आपसे पूछेगा, तो ऐसा हो जाएगा. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ एफ इंटरसेक्शन ई सेम एज ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई. और इस वाले थ्योरम का नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो ये जो भी लाइन लिखा है ये कुछ नया नहीं है, इसी से आया है, बट इसका न्यू नेम है. सो दिस, इसका नेम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ. ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ हमने दो चीज़ें लिखा है, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये दोनों फॉर्मूला है, इसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये फॉर्मूला बन के आ गया जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड, तो इसको आप फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं. जैसे 3 इवेंट्स होगा, फॉर एग्जांपल ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी. सो मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट E, F and G all 3 occurs together or simultaneously या one by one. So all 3 occurs. So इसमें ये one by one ही करेंगे. So probability of occurrence of E, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो आप जो आपको पता है. So मैं E लिख रहा हूँ. Then probability of occurrence of F when E has already occurred, क्योंकि E हो गया, आपने E की probability लिख दिया, तो F की probability क्या होगी when E has already occurred. And then probability of occurrence of G when E and F both already occurred. So ये हो गया. So and similarly you can extend it for 4 events, 5 events, 6 events, n events के लिए हम लिख सकते हैं ये. ठीक है, जैसे मैं अगर इसको लिखूं अगले पेज पे, तो अगर मुझे ये चाहिए E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन En, तो we can write it probability of E1 E2 given E1 E3 given E1 इंटरसेक्शन E2 चलता रहेगा. लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ En गिवन E1 इंटरसेक्शन E2 En -1. तो इस तरह से आप लिख पाएंगे. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, हमने पहले बात किया था डिसजॉइंट इवेंट है ना, डिसजॉइंट अलग है, इंडिपेंडेंट अलग है. सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो अगर मैं 2 के लिए डिफाइन करूंगा, जैसे 2 इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट, तो लॉजिकली मतलब ये होता है कि अकरेंस ऑफ E विल नॉट इफेक्ट अकरेंस ऑफ F एंड अकरेंस ऑफ F विल नॉट इफेक्ट अकरेंस ऑफ E. सो दोनों एक दूसरे के अकरेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, देन दे आर इंडिपेंडेंट लॉजिकली. बट मैथमेटिकली, सो मैथमेटिकली ये है इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F शुड बी इक्वल टू probability of E into probability of F. So ध्यान से देखो, पहले इसका फॉर्मूला कुछ और था, है ना. इन जनरल फॉर्मूला ये है ना. इंटरसेक्शन का जो इन जनरल फॉर्मूला ये है इन जनरल. अनलेस सेड इंडिपेंडेंट, आपको ये यूज करना है. अगर आपको इंडिपेंडेंट बोला है तब आप ये यूज कर सकते हो. ये इन जनरल ट्रू नहीं है ना. दिस इज ट्रू ओनली इफ यू नो दे आर इंडिपेंडेंट और दे आर गिवन. सो ये चीज़ है. सो ये तब है जब इंडिपेंडेंट. इससे आप फर्दर भी बता सकते हो. तो मतलब ये E गिवन F जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E के इक्वल हो जाएगा. मतलब F गिवन हो या ना हो E को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है. सो फर्दर आप इसको है ना आगे भी लिख सकते हो. ये तो डेफिनेशन हो गया, ऐसा थ्योरम में बता देता हूँ. तो ऐसा होता है कि E, मान लीजिए आप सिंपली प्रूफ कर सकते हैं, मैं बस लिख देता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू
PE इंटू PF अगर है, सो इफ एंड ओनली इफ यू कैन प्रूव E गिवन F PE आ जाएगा, एक लाइन का प्रूफ है. यू कैन प्रूव प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E PF आ जाएगा, है ना. ये सिंपल खोलोगे एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा. तो ये तब है जब इंडिपेंडेंट होगा. फिर और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लेट या E and F are independent events, E and F are independent, क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ जो इवेंट्स हैं E कॉम्प्लीमेंट एंड F आर इंडिपेंडेंट. ये होगा इफ एंड ओनली इफ E एंड F कॉम्प्लीमेंट आर, मतलब दे आर और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. कोई भी एक गिवन है तो बाकी को इम्प्लाई करेगा. और इसका प्रूफ भी इजी है. सो यू कैन ट्राई टू राइट प्रूफ. If and only if events E complement and F complement are independent. सो अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं तो क्या कहने का मतलब था. सो यहाँ ये कहना चाह रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो होगा PE इंटू PF होगा. सो दिस इफ एंड ओनली इफ, मैं इसी को बस इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिख रहा हूँ. तो यहाँ कह रहा था कि E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F इक्वल होगा PE कॉम्प्लीमेंट इंटू PF के. इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा PE इंटू PF कॉम्प्लीमेंट के. इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट F कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट के. ऐसा, ठीक है. तो ये एक थ्योरम है बेसिक. सो आपको इंडिपेंडेंट या तो प्रूफ करना आता है, कई बार चेक करना आता है. काफ़ी क्वेश्चन इस पे आते हैं. तो अब इंडिपेंडेंट के फर्दर क्लासिफिकेशन है. सो मुझे लग रहा है ना टाइम ख़त्म हो गया है, तो कल कंटिन्यू करते हैं. चलो, तो कल जो मैं ना क्या पार्ट डिस्कस करूँगा. सो कल हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. इंडिपेंडेंट अभी बस डेफिनेशन देखा हमने. इंडिपेंडेंट के ना क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने लिखा था डिसजॉइंट में पेयर वाइज डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट, वैसे ही इंडिपेंडेंट भी देयर आर टू टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट. तो उसमें दोनों ना, तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट कहीं लिखा है तो मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगा. सो हम देखेंगे डेफिनेशन. तो ये पार्ट कल इसकी थ्योरी करते हैं. बाकी प्रॉब्लम सीट ग्रुप में ऑलरेडी है, मैं एक बार फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, है ना. एंड देन अभी नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे. तो मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा बहुत सारे, सो दैट तो ये जो प्रॉब्लम सीट एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए और ऑनेस्टली जो भी डाउट है पूछिए. ठीक है, तो अभी डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, कल इसकी थ्योरी करेंगे और प्रॉब्लम सीट में फिर से भेज देता हूँ. थैंक यू अभी के लिए.